तो उसमें भी अपने शोध के विषय पर कार्य करते हुए उससे संबंधित तथ्यों को जानने के लिए शोधार्थी सर्वेक्षण करता है। यह सर्वेक्षण संबंधित स्थलों पर जाकर करना महत्वपूर्ण होता है या उससे संबंधित समूह को एकत्र करके वह सर्वेक्षण को कर सकता है या फिर उससे संबंधित कुछ कुछ अलग अलग हिस्सों को एक साथ करके उन बात चर्चा या अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। पूरी तरह से शोधार्थी सर्वेक्षण कोश पर अपनी तैयार करता है और यह सर्वेक्षण कोश उसे मदद करती है अपने शोध विषय में जो ज्ञान है वह अर्जित करने में। तो इसमें यह महत्वपूर्ण है कि जो सर्वेक्षण पद्धति है वह जो प्रविधि है उसमें एक स्वतंत्र प्रक्रिया भी है और वर्णनात्मक पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। इसे सर्वे शोध कहते हैं। अब सर्वे शोध में कुछ स्तर हैं जो वर्णनात्मक पद्धति में ही आते हैं। पहला तो सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन करना, जैसा कि बताया मैंने कि वह स्थल निरीक्षण या अन्य प्रकार से एक कोश तैयार करता है या तथ्यों का संकलन करता है, फिर उसका आधार लेकर अपने शोध में प्रवृत्त होता है। दूसरा है अंतर संबंधों का अध्ययन। अंतर संबंध तुलनात्मक दृष्टि से शोध विषय से इतर दूसरे कौन से विषय हैं जो उस शोध से संबंध रखते हैं या उनसे उनका तालमेल हो सकता है, उनसे समानता हो सकती है और वह आपकी शोध प्रक्रिया को और अधिक आगे ले जाने में या नया ज्ञान अर्जित करने में सहायता करते हैं। तो अंतर संबंध स्थापित करके उनका विश्लेषण करना और फिर उसमें वर्णन महत्वपूर्ण होता है, उसके द्वारा उसके विवरण को सामने रखना। तीसरा स्तर है विकासात्मक प्रक्रिया को जानना या विकासात्मक प्रक्रिया का अध्ययन करना। अर्थात समय के विकास के क्रम में प्रस्तुत शोध का विषय किन किन स्तरों से गुजरा है और उन स्तरों पर उससे प्राप्त क्या क्या तथ्य मिल रहे हैं और उन तथ्यों को भी अपने अध्ययन में शामिल करना। यह भी विवरण देते हुए वर्णन के आधार पर संभव होता है, जो सर्वे शोध का अंग है। और फिर उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान स्थितियां क्या हैं, उन स्थितियों से संबंधित क्रिया प्रक्रिया या कार्यशैली अभिवृत्तियां आदि उसमें समाहित हो जाती हैं। स्थिति या परिवेश वह भी इस वर्णन का आधार बनता है, जो मैंने पहले भी बताया। वह इसी उद्देश्य में अधिक योगदान करता है। तो अब देखा जाए तो वर्णन की जो प्रक्रिया है वह सर्वे शोध के माध्यम से बहुत कुछ सामने तथ्य ले आती है। अलग से अगर बात करें सर्वेक्षण पद्धति की, तो साहित्य के
किसी विषय पर अध्ययन करते हुए विशेष कालखंड के बारे में जो कुछ तथ्य संचित होते हैं वह इसी सर्वेक्षण पद्धति से सामने लाए जाते हैं, या फिर उस विषय से संबंधित विविध अंग या विधाएं वे कौन कौन सी हैं और उनको कैसे खोजकर एक जगह एकत्र किया जाए। अब इस सर्वे के माध्यम से साहित्य में यह भी पता लगाना आसान हो जाता है कि जो विविध आंदोलन समय समय पर चले या जो चिंतन धाराएं प्रभावी रही, उन चिंतन धाराओं के बीच में भी कोई ऐसी चर्चा या कोई ऐसी स्थिति जो सामने न लाई गई हो, प्रकाश में न आई हो, उसको भी प्रकाश में लाना। तो इसका विवरण शोधार्थी क्रमबद्ध रूप में रखता है और एक तरह से सर्वेक्षण पद्धति से शोध में एक सूक्ष्म दृष्टि मिलती है। यह सूक्ष्म दृष्टि विषय की गहराई में ले जाती है। सर्वेक्षण में शोध के कार्य को इस दृष्टि से भी महत्व मिलता है कि सर्वेक्षण के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुए वे परिणाम सैद्धांतिक रूप से भी कितने महत्वपूर्ण हैं और सैद्धांतिक के साथ ही जिन सामग्री का संकलन किया गया है वह सामग्री हमारी विवेचना के आधार में हमारे विषय में कितना मौलिक योगदान दे रही है। अर्थात उस सर्वेक्षण पद्धति से जिन जिन सामग्री को संग्रह किया गया है उनके आधार पर शोधार्थी जो चिंतन मनन करता है उससे उसकी मौलिक उद्भावनाएं भी वहां पर प्रकट हो जाती हैं और वही अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण वस्तु स्थिति है, या यूं कह लें कि यही इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है सर्वेक्षण की। और कोई भी शोध विषय हो वह सर्वेक्षण के बिना आगे नहीं बढ़ता। तो इस तरह से शोध पद्धतियों पर अलग अलग विस्तार से मैंने चर्चा की और एक बार इनकी पुनरावृत्ति संक्षेप में करती हूँ कि कोई चीज आपसे छूटी ना हो, चाहे तो उसको नोट कर लें। शोध से संबंधित महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं जिनको विभाजन इस आधार पर किया है कि उनके उपयोग क्या हो, उद्देश्य क्या हो और काल की स्थिति के आधार पर। तो पहला आलोचनात्मक पद्धति बताया मैंने, दूसरा समस्या मूलक पद्धति, तीसरा तुलनात्मक पद्धति, फिर वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, शोध की निगमन पद्धति, काव्य शास्त्रीय पद्धति, समाज शास्त्रीय पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली वैज्ञानिक पद्धति जिसमें शैली विज्ञान का आधार लिया जाता है, उपचार वक्रता आदि, मनोवैज्ञानिक पद्धति और इनके साथ विशुद्ध
अथवा मूल शोध की पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति जिसको क्रियाशील शोध भी कहते हैं। प्रयोगात्मक पद्धति के कई स्तर हैं, जिसमें पहला नियंत्रण है, दूसरा विलोपन है और तीसरा यादृच्छीकरण है। चौथा बाह्य वेरिएबल्स को स्वतंत्र वेरिएबल्स के रूप में परिवर्तित करना, अर्थात बाह्य चर को स्वतंत्र चर के रूप में बदलना। और पांचवा प्रयोज्यों को सुमेलित करना। ये प्रयोगात्मक पद्धति के अलग अलग स्तर हैं। उसके बाद ऐतिहासिक शोध पद्धति, फिर विश्लेषणात्मक शोध पद्धति, मात्रात्मक शोध पद्धति, गुणात्मक शोध पद्धति, सैद्धांतिक शोध पद्धति, अनुभवजन्य शोध पद्धति। अनुभवजन्य शोध पद्धति के अंतर्गत 3 स्तर हैं। पहला प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा सहसंबंधात्मक, कोरिलेशन। तीसरा प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। इसके अतिरिक्त है नैदानिक शोध पद्धति, और वर्णनात्मक शोध पद्धति। वर्णनात्मक शोध पद्धति में जो स्तर हैं उनमें पहला है सर्वेक्षण अध्ययन, दूसरा अंतर संबंधों का अध्ययन, और तीसरा विकासात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक को विवरणात्मक शोध पद्धति भी कहते हैं और सर्वे शोध भी कहते हैं। सर्वेक्षण पद्धति यह एक स्वतंत्र पद्धति के रूप में भी है। सर्वेक्षण शोध पद्धति तो यह शोध प्रविधि के अंतर्गत विविध शोध पद्धतियां हुई जिनके आधार पर शोध कार्य किया जाता है। अब नया टॉपिक लिया जाए जिसमें है कि शोध की प्रक्रिया को कैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इस रूप में भी इसको जाने कि वैज्ञानिक अध्ययन के सोपान क्या हो सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर सहज भाव से देखा जाए तो व्यक्ति का स्वतंत्र मस्तिष्क और आजाद मन यही बहुत है, लेकिन उसमें समय अधिक लगेगा, उस
उसके साथ ही आवश्यक नहीं है कि हम जिस विषय के लिए जानकारी चाहते हैं वह जानकारी प्राप्त हो जाए। और भी दूसरी कठिनाइयां या झंझावात उसमें आ सकते हैं। तो विद्वानों ने शोध की वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति क्या हो, इस पर विचार किया है। तो विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, तो प्रविधि में जो विशिष्ट ज्ञान की पद्धति है वह क्या है। पाश्चात्य विद्वान स्टुअर्ट ने एक वाक्य में कहा है कि विज्ञान पद्धति में निहित है। विज्ञान पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। विज्ञान पद्धति में निहित है और विषय वस्तु में नहीं। जिस विषय को लेकर शोधार्थी कार्य करता है उस विषय का क्षेत्र कहीं से हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष पर हो सकता है, किसी भौगोलिक स्थान विशेष से संबंधित हो सकता है, किसी रचना से, या कोई भी विषय हो। अब उसमें हम विशिष्ट ज्ञान अगर खोजें तो वह बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन पद्धति अर्थात नियम जो एक मापक होते हैं और उन्हें पुनरीक्षित करके रखा गया होता है, उनका परीक्षण किया गया होता है, तो वे पद्धति विज्ञान के द्वारा मान्य होता है। अब विषय वस्तु या यूं कह लें कि अनुसंधेय वस्तु वह भिन्न भिन्न भी हो जाती है और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग एक होगा, अर्थात जो प्रविधि होगी वह एक होगी, क्योंकि वह वैज्ञानिक होगी और उसका आधार एक नियम, एक सिद्धांत होगा। तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किन किन सोपानों को अपनाया जाए या विकास के कौन कौन से सोपान हैं जो अध्ययन में मदद करते हैं। इनमें सबसे पहला है निरीक्षण। निरीक्षण भी कैसा? वैज्ञानिकों ने कहा कि निरीक्षण उद्देश्यहीन हो, अर्थात जो अनुसंधाता है वह बिल्कुल स्वतंत्र भाव से, उन्मुक्त मन से वह परिवेश का, परिस्थिति का या फिर उस विषय वस्तु से संबंधित किसी भी स्थिति का निरीक्षण करे। अब देखा जाता है कि अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त व्यक्ति जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी घटनाओं को देखता है या उसके सामने से कई दृश्य गुजरते हैं, तो एक क्षणिक निरीक्षण होता चलता है जो उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप में रहते हैं। और दूसरा ये है कि वह बिल्कुल समय लेकर बैठता है और तब उस विषय के बारे में सोचता है। कभी कभी ऐसा भी निरीक्षण कि बैठे बैठे कोई एक विचार मस्तिष्क में कौंध गया और वह विचार आपके शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया। और साइंस में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं
चाहे तो सेब का नीचे गिरते हुए देखकर न्यूटन को लगा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला जाता, नीचे ही क्यों गिर रहा है। कोई चीज फेंकी जाए तो वो नीचे ही क्यों गिर रही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या दूसरे तरीके के सिद्धांत। तो यह एक क्षण मात्र में जो निरीक्षण से विचार कौंधा, उसने कहीं ना कहीं कोई मौलिक सृष्टि की। तो यह जो उद्देश्यहीन निरीक्षण है, यह भी शोधार्थी को मदद करता है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये तो साइंस का विषय है और साहित्य में कैसे निरीक्षण, उद्देश्यहीन निरीक्षण कारगर हो। अगर आप हिंदी साहित्य में ही कई रचनाकारों को पढ़ें, उनके बारे में जानकारियां जुटाएं। सुमित्रानंदन पंत जो पर्वतीय प्रदेश से संबंधित थे और उनके बारे में तो उनके वक्तव्य भी है कि घंटों घंटों वे प्रकृति का निरीक्षण करते हुए उसके सानिध्य में बैठे रहते थे और न जाने किस कल्पना के उड़ान में वे मग्न। और वही सुमित्रानंदन पंत जब बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की चहचहाट सुनकर कहीं से उन्हें लगा होगा, एक पंक्ति निकल आई, बांसों का झुरमुट चिड़िया चहक रही, टीवी टुट टुट। अनायास ही बड़े सहज भाव से ये पंक्ति निकल आई कि चिड़ियों की चहचहाहट की ध्वनि, यहाँ ध्वनि बिंब है और वह बांसों का झुरमुट, और कैसे चिड़िया भी उन्मुक्त घूम रही हैं, चहचहा रही हैं। यह निरीक्षण कवि को कैसे अंदर से और द्रवित करता है, उस वातावरण परिवेश से कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। या फिर उसी उद्देश्यहीन निरीक्षण में जब उनकी रचना निकल आती है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये हलचल में, भागदौड़ की जिंदगी में ये संभव नहीं है। ये तो एकांत में प्रकृति का निरीक्षण और असीम और ससीम का चिंतन करते हुए इस तरह की भावनाएं या इस तरह के ज्ञान मस्तिष्क में आते हैं, जहां पर एक असीम सत्ता से इस धरती का जुड़ाव, इस लोक का जुड़ाव वह कवि मन महसूस कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो रचनाएं हैं या स्थापनाएं हैं, वह इस निरीक्षण के परिणाम स्वरूप सामने आती हैं। अब निरीक्षण कई तरह का हो सकता है। एक तो एकांत में बैठकर प्रकृति को निहारना, अपने भीतर अंतर्मुखी होकर इस लोक और परलोक के ज्ञान का चिंतन मनन करना। या निरीक्षण इस तरह भी हो सकता है कि जीवन में कोई घटना घटित हुई और व्यक्ति, वह घटना अगर शोक की है, दुखी है, तो उस दुख में वह बुरी बातें सोच रहा है, परीक्षित कर रहा है। खुशी है तो उन परिस्थितियों को वह समझ रहा है। निराला की कई रचनाओं को अगर आप देखें तो जूही की कली इसी तरह की रचना है। और अधिक क्या, सरोज स्मृति को ले लीजिए, अपनी पुत्री के बारे में शोक से हाहाकार करता हृदय, बस यूं ही सोचने बैठता है और सोचते सोचते न जाने कितनी सामाजिक विडंबनाएं, कितनी कुरीतियां उनके मस्तिष्क में कौंधती चलती हैं, और वह एक रचना के स्वरूप में जब आती हैं तो पाठक
आश्चर्य विस्मृत हो जाता है कि कैसे वहां पर सामाजिक परंपराएं और उनके साथ ही बीच में जहां पर नौढ़ा रूप में वह पुत्री मंडप में बैठी है, वहां पर वह कवि मन कैसे उस सौंदर्य का वर्णन करता है जहां पर वह पवित्र अक्षुण्य सौंदर्य पुत्री के लिए। ये इस तरह के आश्चर्य, यह उसी एकांत निरीक्षण का परिणाम होते हैं। तो उद्देश्यहीन निरीक्षण कई रूपों में कारगर सिद्ध होता है। शोधार्थी अपने विषय को लेकर उस विषय पर बैठकर जब चिंतन मनन करता है तो कई सारी मौलिक उद्भावनाएं, मौलिक स्थापनाएं उसके समक्ष तैरने लगती हैं, आ जाती हैं और वह उनको अपने शोध प्रबंध में रखता है। दूसरा स्तर अगर देखें तो अनुसंधान को व्यवस्थित रूप में रखा जाए, जो वैज्ञानिक अध्ययन का एक दूसरा स्तर है कि अनुसंधान को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में रखा जाए। अब व्यक्ति जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, उसके समक्ष तर्क की बहुत संभावनाएं बनती हैं और उन तर्क की संभावनाओं से ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग भी कई स्तरों पर खुलते जाते हैं। जब कई स्तरों पर ज्ञान के रास्ते दिखने लगते हैं तो वहां से वह तथ्यों को रखना शुरू करता है। जो ज्ञान से संबंधित सामग्री है, उस सामग्री का संचयन करने लगता है। यहीं से अनुसंधान के व्यवस्थित रूप को एक आधार मिलना आरंभ हो जाता है। अर्थात उसने जो भी तथ्य संकलित कर लिया उसको क्रम के अनुसार वह यहीं से रखना आरंभ कर दे और सोद्देश्य क्रमबद्ध अध्ययन यह उसे निष्कर्ष तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करता है। अर्थात सामग्री को उसने जो क्रमशः रखा, उसको क्रमशः रखते हुए वह उपयोगिता का आधार ले सकता है या फिर उनके प्रयोजन का आधार ले सकता है या कोई भी आधार ले सकता है। वह विज्ञान ही है जो एक मानक तय करता है। शोधार्थी उस आधार पर क्रमबद्ध रूप में उस ज्ञान को रखे और उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो सोद्देश्य क्रमबद्ध अध्ययन है, यह भी एक वैज्ञानिक नियम है, या यूं कह ले कि वैज्ञानिक अध्ययन के सोपानों में सोद्देश्य क्रमबद्ध अध्ययन महत्वपूर्ण है। अगला स्तर है जिसमें शोधार्थी एक विषय लेता है अपने शोध के लिए। अब शोध का जो विषय है, आवश्यक नहीं कि कोई एक निश्चित परिकल्पना का चुनाव उसने किया, क्योंकि कहा तो यह जाता है कि आप अपनी जो शोध का विषय है
पहले उसकी परिकल्पना को समझ लीजिए और तब शोध में प्रवृत्त होइए, तब जाकर उसमें आपका कार्य कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर विज्ञान ये कहता है कि अभी तो शोधार्थी के सामने केवल एक विषय है और उस विषय से संबंधित उसके पास अभी कोई जानकारी नहीं है, तो परिकल्पना का चुनाव वो कैसे करे, जिस समस्या से इस समय हमारे सभी शोधार्थी गुजर रहे हैं। अब उसका परिणाम यह है कि शोध की कोई निश्चित दिशा नहीं निर्धारित हो पाती। तो ऐसे में यह कहा गया है कि शोधार्थी एक ऐसी परिकल्पना का आधार ले सकता है जिसको कह लें काम चलाऊ परिकल्पना। काम चलाऊ यानी कि अभी जो विषय है उस विषय से केवल एक ऐसे परिकल्पना का बोध हो रहा है जिस मार्ग पर हम अब चल दें, दूसरी ओर अभी ना देखें। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके पास तरह तरह की सामग्री एकत्र होती चलती है और सामग्री एकत्र होते ही जो ज्ञान की विभिन्न दिशाएं उसके सामने आती हैं, उनमें अब वह तय कर पाता है कि किसका त्याग करे और किसका ग्रहण करे, किसको स्वीकार करे और किसको छोड़े। अर्थात उसके विषय के अनुकूल जो उपयोगी है उसे तो वो रख लेता है और जो लगता है कि इनका संचयन मैंने यूं ही कर लिया था, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है, उसको हटा देता है। अर्थात ज्ञान की दिशा में नए नए प्रयोग यह शोधार्थी करता चलता है और अंततः पहुंचकर निष्कर्ष तलक जब उसे ये लगने लगता है कि जिस परिकल्पना को उसने शुरू में आधार बनाया था, क्योंकि काम चलाऊ शब्द मैंने कहा, तो अगर वास्तव में वह परिकल्पना पुष्ट हो रही है तब तो वह उसी को लेकर अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। और यदि उसे तथ्यों के संचयन में, ग्रहण और त्याग में ऐसा लगने लगा कि जिस परिकल्पना को लेकर वह आगे बढ़ रहा था उस परिकल्पना से अच्छी या बेहतर यह दूसरी परिकल्पना इसमें मुझे मिल रही है, तो वह उसे छोड़कर उस परिकल्पना का आधार लेता है जो उसे बेहतर लगती है और मौलिक लगती है। अर्थात मौलिक वस्तु या विषय या स्थिति की पकड़ तक पहुंचने के लिए पहले से कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। यह तो शोधार्थी का अपने शोध में प्रवृत्त होते हुए नित्य नए नए प्रयोग के माध्यम से ही संभव है। तो अब यह कहा जा सकता है कि विज्ञान या वैज्ञानिक अध्ययन शोध में मदद तो करता है, लेकिन उसके साथ ही शोधार्थी को स्वतंत्र भी विचार करने का मार्ग देता है कि उस नियम पर चलते हुए भी वह स्वयं अपने मार्ग की तलाश करे और अपनी परिकल्पना के पुष्ट होने तक, निष्कर्ष तक वह प्रयोग करता रहे और वहां तक पहुंचे। तो देखा जाए तो यह
जो सोपान है तीसरा, यह अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक भी है और शोधार्थी के लिए यह अधिक विश्वसनीय भी होता है। तो इस तरह से शोध की जो अध्ययन की प्रणाली है या उसके विविध स्तर हैं, उनमें पहला है उद्देश्यहीन निरीक्षण, दूसरा है व्यवस्थित अनुसंधान या क्रमबद्ध अनुसंधान करना, और तीसरा है शोधार्थी किसी परिकल्पना को प्रारंभ में आधार मानकर चल सकता है, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचते हुए वह अपनी परिकल्पना के सिद्ध होने के आधार पर उसे परिवर्तित कर सकता है। और चौथा आधार है कि नित्य नए परीक्षण और प्रयोग का आधार लेना, नित्य नए परीक्षण और प्रयोग का आधार लेना। अब शोध की वैज्ञानिक प्रणाली क्या, ये जो आपने पढ़ा तनिक अध्ययन के सोपान। अब शोध की वैज्ञानिक प्रणाली क्या हो? समस्या मूलक कोई तथ्य, उससे उसके समाधान की ओर प्रवृत्त होने के लिए जब तक किसी सिद्धांत या नियम का आधार नहीं मिलेगा, तब तक शोधार्थी भटकता रहेगा। मार्ग मिल गया ठीक, नहीं मिला, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। जॉर्ज बर्ग ने इसको इस रूप में कहा है कि वैज्ञानिक निरीक्षण, विभाजन और तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक निरीक्षण, विभाजन और तथ्यों की व्याख्या, यह वैज्ञानिक प्रणाली है। अब जॉर्ज बर्ग के इन शब्दों को अगर हम देखें तो वैज्ञानिक निरीक्षण महत्वपूर्ण है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु, परिस्थिति, परिवेश, रचना का निरीक्षण किया जाए। उस निरीक्षण का एक विशेष प्रयोजन भी होना चाहिए। अब पहले आपने पढ़ा कि उद्देश्यहीन निरीक्षण हो, लेकिन यहां पर जब साइंस काम करेगी तो वह एक नियम में बांधेगी। तो यहां पर उस विशेष सिद्धांत में रहकर तब वस्तु स्थिति का निरीक्षण करना है, जिसका कि एक विशेष उद्देश्य, प्रयोजन होना आवश्यक है। या यूं कह लें कि एक दृष्टि, वह दृष्टि महत्वपूर्ण है जो विज्ञान में कार्य करेगी। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी रचना पर कार्य करते हुए उस रचना को पूर्णतः जानना जरूरी है, और पूर्णतः जानने के लिए
बड़ी बारीकी से उसके हर पक्ष का अध्ययन और विश्लेषण करना होगा। अध्ययन तभी होगा जब उसका विश्लेषण किया जाएगा, अर्थात उसके एक एक बिंदु को, उसके एक एक ज्ञान को उससे अलग करके रखा जाएगा और तब यह अध्ययन उस दृष्टि को रूपांतरित करेगा जो मौलिकता की ओर ले जाती है। तो इस वैज्ञानिक निरीक्षण में कोई भी रचना है, उस रचना का भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कविता है तो काव्य सौंदर्य, कहानी है या नाटक है तो उसमें उसके दूसरे पक्ष जो मनुष्य से, समाज से जुड़कर और उनके चिंतन से जुड़कर आते हैं, वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज इतना ही, समय हो गया है। धन्यवाद।